Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to complete a very important topic of chemical equilibrium, characteristics of equilibrium constant. First of all, I want to thank you for your reviews in my previous videos. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या करा था कि हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखना सीखा था। कैसे लिखा था सोचकर देखो। हमने कहा कि अगर आप इसकी केसी की एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो उस केस में जो एक्टिव मास रहेगा वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहने वाली है। तो कैसे लिखना था केसी की एक्सप्रेशन, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी, राइट। अब इसी रिएक्शन के लिए अगर ये गैसियस रिएक्शन है, हम पार्शियल प्रेशर का रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में मैंने आपको एक्टिव मास कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर बताया था, राइट। तो हम उसकी केपी की एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये हमने केसी और केपी की एक्सप्रेशन लिखनी सीखी थी। ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आज हम इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को करने जा रहे हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये बता रहा था कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोपेगेट हो सकती है। अब इनके फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लीजिए अगर हम सी की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अगर सी की कॉम्पोजिशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो रिएक्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाएं, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो सी और डी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसी की डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं। तो हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस वो ये है, the magnitude of equilibrium constant, the magnitude of equilibrium constant does not depend upon concentration, pressure, volume, addition of catalyst और इनर्ट गैस एक्सेट्रा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हम इन फैक्टर से चेंज नहीं कर सकते। अब बच्चों की यहां पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। और जेई या नीट की एग्जाम की बात करें, इसका खूब फायदा उठाते हैं। बच्चों को एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से लिखनी आई होती है। अब होता क्या है, तो बच्चा कहता है कि सर आप ये बताइए कि अगर मैं बाहर से कुछ सी के मोल्स ऐड कर दूं, मैंने तो कॉन्सेंट्रेशन सी की इंक्रीज कर दी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन सी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो यहां के सी को तो इंक्रीज कर जाना चाहिए था। तो आप यहां पर कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का चेंज केसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ऐसा क्यों? तो ये इस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन इस चैप्टर का, वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा जब मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा, राइट। फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, प्रेशर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, इन वैल्यूज से केसी और केपी की वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब केसी और केपी जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज इन फैक्टर से क्या रहने वाली है, इंडिपेंडेंट, राइट। अब सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें कि क्या कोई भी फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता, क्या किसी भी फैक्टर के थ्रू हम एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते? तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है
आपका टेम्परेचर फैक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी चेंज्ड बाय टेम्परेचर चेंज, राइट। टेम्परेचर चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब बच्चा कहता है कि सर ये बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बेटा वो डिपेंड करेगा, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। मान लीजिए हमारी जो रिएक्शन है एक जनरल रिएक्शन है, मान लीजिए ये एंडोथर्मिक है फॉरवर्डली, तो इसका डेल्टा एच क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। और हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या होने वाली है? एब्जॉर्ब। और बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या होने वाली है? रिलीज। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? रिलीज होगी। अब यहां पर हमने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हमने हीट की अवेलेबिलिटी बढ़ा दी। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप हीट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो हीट की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कब करती है? गर्मियों में करती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। उसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर हम विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो हमें ठंड लग रही है। क्यों ठंड लग रही है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लो है और हमारी बॉडी हीट को बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहां पर हमें समझना यह है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया, हीट की एब्जॉर्प्शन बढ़ी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो इसका एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन इंक्रीज हुआ। अगर ये इंक्रीज हुआ तो हम क्या कह सकते हैं? के की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करा, एंडोथर्मिक, एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन बढ़ेगा, मतलब के की वैल्यू क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। तो ये तो रहा हमारा केस 1, जब हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या करा है? एंडोथर्मिक एज्यूम किया है। अब इसी में हम क्या करने वाले हैं? केस 2 क्यों कवर करने वाले हैं। वैसे तो आपकी ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगी कि अगर मैं यहां पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लूं जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उस केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, बच्चों आप इजीली यहां पर असेस कर सकते हो, ठीक है? यू कैन इजीली असेस दिस थिंग। टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या? एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी ना, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, ये तो क्लियर है फंडा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अब एब्जॉर्प्शन किस डायरेक्शन में है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा तो क्या हुआ? ध्यान से देखो कि यहां पर एक्सटेंट प्रोपेगेशन डिक्रीज कर गया, और एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन के डिक्रीज करने से यहां पर क्या होने वाला है? के की वैल्यू क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक के केस में हमें पता लग गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू ने क्या करना है? डिक्रीज करना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ने डिक्रीज करना है। लेकिन इस चीज को हम मैथमेटिकली ऑब्जर्व करने वाले हैं। हम इस चीज को मैथमेटिकली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं यहां पर लिखने वाला हूं वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन, अब वेंट ऑफ इक्वेशन क्या है हमारी, उसको पहले हम लिख लेते हैं यहां पे। ये मैथमेटिकली रिलेट करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को टेम्परेचर के साथ। कैसे? लॉग
K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R हमारा गैस कांस्टेंट है, ध्यान रखना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमारी वेन टॉप इक्वेशन है। इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट में कवर करने वाले हैं, ध्यान रखना। ये आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेगा कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो किस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली तो हमें क्लियर है, अब उसको मैथमेटिकली देखना है, राइट। मैथमेटिकली क्यों देखना है? क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। वो आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर दे दे और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दे दे। R इज अ गैस कांस्टेंट, यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ R। और आपको अगर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देकर दूसरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेट करने को कहे तो यू कैन इजीली इक्वेट। चलिए देखते हैं, हमने दो केसेस की स्टडी करनी है और यहाँ पर देखना है कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। चलिए फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1 मान लेते हैं, ये एंडोथर्मिक है फॉरवर्डली। ऑब्वियस है जो केस 2 होगा वो क्या होने वाला है, एक्सोथर्मिक रहेगा फॉरवर्डली। ओके, अब यहां पर मान लीजिए हमारी रिएक्शन थी A इज गिविंग यू B। इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक है तो इसका डेल्टा H क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। अब मैं T1 T2 का मतलब ये है कि आप इसी रिएक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर में कैरी करने वाले हो। मान लो आपने T2 में करा और T1 में करा और T2 इज ग्रेटर देन T1। अब यहां पर हम वेन टॉप इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब वेन टॉप इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर यहीं पर देखें कि इफ T2 इज ग्रेटर तो 1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या रहने वाली है, ये लेस रहने वाली है, और 1 अपॉन T1 की वैल्यू क्या रहने वाली है, मोर रहने वाली है। और ये ओवरऑल अगर देखें तो ये वाली चीज क्या आने वाली है, पॉजिटिव, राइट। और डेल्टा H आपका क्या है, अगेन पॉजिटिव। तो कंक्लूड किया जा सकता है कि आप यहां पर log K2 अपॉन K1 को पॉजिटिव लिखने वाले हैं। अब K2 अपॉन K1 पॉजिटिव कब होगा गाइस, इतना मैथ तो आपको पता ही है कि यहां पर K2 अपॉन K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। तो कंक्लूड करके देखो, K2 ग्रेटर देन K1, देखो कितना इजी है, बहुत ही आसान। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। देखिए कैसे करा मैंने कहा टेम्परेचर को बढ़ाया मैंने, T2 हाई टेम्परेचर हो गया, तो ये हमारा कौन सा टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर। हम हाई टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मान रहे हैं K2 और लोअर टेम्परेचर में K1। टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने कहा log K2 अपॉन K1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां से मैथमेटिकली देखा हमने। और log K2 अपॉन K1 पॉजिटिव कब रहेगा, K2 अपॉन K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहने वाली है, और K2 ग्रेटर देन K1 आ गया। तो K2 कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, हाई टेम्परेचर वाला। तो यहां से भी हमने कंक्लूड कर लिया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि यहां पर आप क्या करें, जो सेकंड केस है उसको आप खुद कवर करने की कोशिश करें कि अगर मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो यहां पर K पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसको आपने मैथमेटिकली कवर करना है, राइट। अब ये हमें पूरा क्लियर हो गया है कि कौन सा फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकता है और कौन सा नहीं। तो हमें यहां पर कंक्लूड भी कर लिया कि टेम्परेचर को छोड़कर अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, वॉल्यूम और एडिशन ऑफ एनी एडिशनल कंपोनेंट, दे कैन नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन गाइस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री जो है, ये जो थर्ड पॉइंट है,
इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब अगर रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री चेंज होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। चलिए इस पॉइंट को कवर करते हैं। मान लीजिए हमारी कोई रिएक्शन है, A इज गिविंग यू B, और यहां पर हमने कहा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये हमारी गिवन रिएक्शन है, ये कोई भी रिएक्शन गिवन होगी। इस गिवन रिएक्शन के लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को लिख दिया। ओके, इस रिएक्शन के लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हम इसका पहला केस करते हैं कि स्टोइचियोमेट्री इसकी चेंज करते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री कैसे चेंज करेंगे? व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स, अगर आपने रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, B will give you A, ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब इसको बिना देखे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि K1 मान लीजिए, K1 मान लीजिए, K न्यू मान लीजिए, कुछ भी। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर यहां से आप इस चीज को देखें तो ये इन्वर्ट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 जो होगा वो इनवर्स ऑफ K1 हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी कि व्हेनेवर अ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स इनवर्स ऑफ द प्रीवियस वन। तो ये पहला हमने कंडीशन को कवर करा। उसी तरीके से इसकी सेकंड कंडीशन को कवर किया जा सकता है। व्हेन रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय a factor n, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 3 से 1 से हाफ से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होने वाला, मान लीजिए ये उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया ना जो हमारी गिवन रिएक्शन है, तो यहाँ B नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, A आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या आने वाला, B आने वाला है। अभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होने वाला है, बहुत ही आसान बच्चों, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, यस और नो, यस। सो अब क्या होने वाला है, कंपेयर करो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n हो गया। मतलब जो हमारा K2 हो जाएगा, मान लीजिए इसे मैंने K2 मान लिया, तो अगर मैं किसी फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उस पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, राइट। अब स्टोइचियोमेट्री में कुछ और कंडीशंस भी, अलजेब्राइक ऑपरेशन को कंसिडर कर लेते हैं कि हम कुछ एडिशन की बात कर लेते हैं, कि हम कुछ रिएक्शन को ऐड करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन थी, A इज गिविंग यू B एंड C इज गिविंग यू D, और मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना चाह रहा हूं। अगर हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस C विल गिव यू B प्लस D। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखने को कहूं, मान लीजिए K1, तो क्या होने वाला है, B अपॉन A, और अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को कहूं D अपॉन C, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखने को कहूं, सो B की कॉन्सेंट्रेशन इनटू D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या रहने वाला है, A की कॉन्सेंट्रेशन इनटू C की कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही आसान, राइट। तो इस केस में आप ये देखिए, ये आपका K1 है और ये आपका क्या हो गया, K2। तो K क्या रहने वाला है, K1 इंटू K2। मतलब अगर आपने दो रिएक्शंस को ऐड करा तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिजल्टिंग रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आपने 3 को करा तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने बात करी एडिशन की, जो लास्ट केस है, लास्ट केस स्टोइचियोमेट्री का, वो क्या रहेगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं।
सब्ट्रैक्शन में क्या रहने वाला है, ये इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, इसको अलग से करवाया जरूर जा रहा है, लेकिन इसकी जरूरत है नहीं। आप इसको वैसे भी समझ सकते थे कि अगर कोई रिएक्शन ये है और दूसरी रिएक्शन आपकी C गिव्स यू D है, और यहाँ आप सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो, A माइनस C विल गिव यू B माइनस D। अब रिएक्शन को तो माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया नहीं जाता, तो इसको कैसे करोगे, A प्लस D विल गिव यू B प्लस C। यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसका K2 क्या रहेगा, D की अपॉन C। तो यहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख कर देखो, जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, B अपॉन B इंटू C अपॉन D इंटू A। तो आप देखिए B अपॉन A हमारा क्या था, K1, और D अपॉन C क्या होगा, K2। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 अपॉन K2 रहने वाला है। तो गाइज मैंने आपके इतने इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने की कोशिश की। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।